नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है घटना चक्र। ये फ्रेंड्स घटना चक्र जो है आपको बता दें कि इतिहास का प्रश्न आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और 1990 के फरवरी से लेकर 2022 तक का प्रश्न आपको इसमें शामिल है, इतिहास का प्रश्न है। आपको बता दें यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल है। घटना चक्र के बारे में आपको पता होगा कि घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, इस पुस्तक में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो बिल्कुल एनालाइज वे में डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए आप इस पुस्तक के हर एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ताकि अगर आपको आगामी परीक्षाओं में अगर इतिहास के प्रश्न पूछे जाएं तो आप एक भी प्रश्न आपका ना छूटे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जाती है, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट के सीरीज वाइज यहाँ पर आपको एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाते हैं। अभी हम इस सीरीज में इतिहास के प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये घटना चक्र का फ्रंट पेज है और भारतीय इतिहास को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आपको बता दें कि लगभग 30,000 से भी ज्यादा प्रश्न हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और ये जितने भी परीक्षाएं हमारे भारत में हुई हैं, इतिहास जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग परीक्षाओं का प्रश्न इसमें सम्मिलित है। और हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में पहला जो टॉपिक है वो है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पाषाण काल को देखेंगे। पाषाण काल के लिए एक शॉर्ट नोट्स पहले यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग बिल्कुल इसको आराम से बिल्कुल एनालाइज करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, ताकि आगामी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो वहां पर आपको इतिहास के सारे प्रश्न आराम से क्लियर हो। इसके लिए आप इसको आराम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। पाषाण काल को हम देख लेते हैं। पाषाण काल में जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, ठीक है, आहार जड़वे आदि हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। कब अनुसंधान प्रारंभ हुआ था? 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देख लें। ओहो, पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कितने मुख्य चरण हैं? 3 मुख्य चरण हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को 3 कालों में हम विभाजित करते हैं, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। मध्य पुरा पाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पुरा पाषाण काल, तक्षिणी एवं खुर्ची उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान में है, से चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है, वहां से क्या हुआ था? चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदेरु तथा अतिरम पक्कम में हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। कौन से संस्कृति के? हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। एक मिनट, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? क्लीवर और स्क्रेपर आदि। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन ज्योग्राफिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला
हैंडेक्स प्राप्त किया था। ठीक है, पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उसके मित्र विलियम किंग ने अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल केम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए थे। कितने पुरास्थल प्राप्त हुए थे? 44 पुरास्थल। आप याद रखेंगे, 44 पुरास्थल प्राप्त हुए थे। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर सुरक्षित है? कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। किस काल के मानव को? पुरापाषाण कालीन मानव को। ठीक है, भारत में मध्यकाल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 to 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबॉल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। ठीक है, शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, पत्थरों पे जो पेंटिंग बनाई जाती है ना, उसे हम लोग कहते हैं शैल चित्र। ठीक है, मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। कितने मानव कंकाल मिले हैं? 14 मानव कंकाल मिले हैं। कहां से मिले हैं? लंगनाज से मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन महदाहा, ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, से हड्डी एवं शींग प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, ठीक है, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदाया सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल, ठीक है, 3 मानव कंकाल एवं एक साथ दफनाए हुए हैं। ठीक है, शेष शवाधान में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। आप याद रखेंगे। ठीक है, सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कहां पर स्थित थी? आवास क्षेत्र के अंदर, जहां पर लोग रहते थे, ठीक है, जहां पर उनका आवास था, उनके अंदर स्थित थी। कब्रें छिलछिली एवं अंडाकार थी। किस प्रकार की कब्रें थी? अंडाकार थी और छिलछिली थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छित विछित अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। कब प्रारंभ हुआ था पशुपालन का? मध्य पाषाण काल में। ठीक है,
पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। किस प्रकार पेट भरते थे? वो शिकार करके, ठीक है, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और क्या प्लेस का नाम है? भीमबेटका। आप याद रखेंगे, छठी क्लास के एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है फ्रेंड्स। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, कहाँ के चित्रों को सम्मिलित किया गया है? भीमबेटका के चित्रों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। ठीक है, कहाँ क्या है? लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसी चीज के साक्ष्य मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा, ये कहाँ है? इलाहाबाद जिले में बेला नदी के तट पर स्थित है, वहां से मिले हैं। और 6500 ईस्वी पूर्व मिले हैं। ठीक है, चीन के यांगेत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व चावल उगाया गया है। ठीक है, मक्का का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मैक्सिको में पाया गया। कहाँ पर? मैक्सिको में पाया गया, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, मैक्सिको में पाया गया है और 6000 ईस्वी पूर्व पाया गया। ठीक है, बाजरा 5500 ईस्वी पूर्व एशिया में तथा जई या जिसको हम लोग जौ बोलेंगे, इसको हम लोग यवन भी बोलते हैं। हिस्ट्री में आपको यवन भी मिलेगा कहीं कहीं। ये 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। ठीक है, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर है, वहां पर प्राप्त हुआ है। गढ़ तावास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। ठीक है, गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। ठीक है, यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृत्तपाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लरी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? राख के टीले प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए फ्रेंड्स? राख के टीले। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लरी जनपद के में स्थित है। ठीक है, पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। ठीक है, आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। कौन सी धातु का सबसे पहले प्रयोग हुआ है? आप याद रखेंगे तांबे का। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे का प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। आगे देखते हैं हम। दक्षिण पूर्वी राजस्थान
में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है आहार, बालाथल, बागौर, ओजियाना और बुलंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। आहार का प्राचीन नाम क्या है? तंबवती अर्थात तांबा वाली जगह। बुलंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति आम्र ताम्र पाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृत भांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई कृषि लोहित मृत भांड परंपरा विशिष्ट रही है। ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, आप नाम देखते जाएंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिला में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। किसने करवाया था? HD संकालिया। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। किस प्रकार के घर मिले हैं? चौकोर एवं वृत्ताकार। आप ध्यान में रखिएगा, चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। और कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? मध्य प्रदेश के नवदा टोली से। ठीक है, मध्य प्रदेश के नवदा टोली से। यहाँ के मूल मृत भांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। ठीक है, क्या उत्कीर्ण है? ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इससे मृत भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले के जोड़वे, नेवासा और अहमदाबाद, पुणे जिले के चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ठीक है, ये सभी पुरास्थल जोड़वे संस्कृति के हैं। और जोड़वे संस्कृति का काल क्या है? 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। अब तक ज्ञात 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। कौन सी संस्कृति का? जोड़वे संस्कृति का। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोड़वे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य मिला है। ठीक है। टोटीदार पात्र परंपरा जोड़वे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदेली इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाई जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अपने घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। ठीक है, लेकिन किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था, ठीक है, 1300 से 1000 ईस्वी पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार बताया जा रहा है आपको, 100 से अधिक हैं और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग, ठीक है, पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ के अन्नागार, यहाँ से क्या है, हमको अन्नागार भी मिले हैं। ठीक है, आप याद रखें, यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पंडूराजर डिब्बी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई है वे क्या है? बिहार के सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह और निरहन।
बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, ठीक है, टोटी वाला जलपात्र मतलब क्या, वो होता है ना जिसमें नल का लगा हुआ, जैसे कि मान के चलो आपने देखा होगा कभी कभार मटका होता है और मटका में नल लगाया हुआ था, तो वही होता है टोटी वाला जलपात्र, ठीक है। गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरी बनाते थे, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाणिक युग के मवेशी पालन और कृषि करते थे, ठीक है। क्या करते थे, मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कॉर्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, ठीक है, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मिट्टी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं की प्रतिरूप है। क्या मिली है, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियां यहाँ सूचित करती है कि वृषभ धार्मिक पंथ का प्रतीक था, ठीक है। वृषभ मतलब क्या, सांड, ठीक है, और धार्मिक पंथ का प्रतीक था। एक मिनट रुकेंगे आप फ्रेंड्स, एक मिनट। आ गई मैं, ठीक है। और हम देखेंगे इसको, वृषभ वाला पार्ट भी हमने देख लिया है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में मृतक की उत्तर दक्षिण की दिशा में मृतक को क्या उत्तर दक्षिण की दिशा में लेटाकर उनको दफनाया जाता था, ठीक है। किंतु दक्षिण भारत में क्या था, पूर्व पश्चिम की दिशा में उनको लेटा के दफनाया जाता था, ठीक है। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था। संपूर्ण समाधान मतलब पूर्ण रूप से समाधान जो किया जाता था वही प्रचलित था। एक्सटेंडेड बरियल वहां पर प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान होता था, ठीक है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 तांबे के पतले पत्थर है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आ गई मैं। ओ ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऐसे प्राप्त हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, हाँ हम यहाँ पर थे, ठीक है। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है, ठीक है। इसी स्थान से स्टेटाटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेती तामपत्र पट्टी से सीकर झुंझुन क्षेत्र में एक मिनट, हाँ हाँ यहीं पे थे, यहां तक हमारा हो गया था ना, कुछ छूटा भी तो नहीं है ऊपर। हाँ हाँ एक मिनट, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वहां से भी बता देती हूँ आपको, कोई बात नहीं। आपको अगर ये समझ नहीं आया तो मैं यहाँ से भी बता देती हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। पश्चिमी भारत, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जब करवाए जाएंगे ना फ्रेंड्स तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे वहां पर। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान होता था, ठीक है। संपूर्ण समाधान मतलब क्या, पूर्ण रूप से समाधान कर दिया जाता था, पूर्ण रूप से उनको दफना दिया जाता था। लेकिन पूर्वी भारत में क्या था, आंशिक समाधान होता था, ठीक है। आंशिक रूप से समाधान वहां प्रचलित था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त हुई है।
इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। ठीक है। अब कायथा से एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे पत्थर, कीमती पत्थरों की गोलियों के हार, ठीक है, गोलियों के हार पात्रों में जमा किए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी से सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। ठीक है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संलग्न कल्लू, मस्की और क्या है हुलर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1861 में। ठीक है। किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षक को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल को कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है। अब क्या है फ्रेंड्स, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। प्रश्न कोश पर आ गए हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है। एक बार आपको फिर से बता दूं, ये जो टॉपिक था प्राचीन भारत का इतिहास का टॉपिक था फ्रेंड्स। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक था ये। और अब हम इसका क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट। इसमें कुल आपको कुल आपको 42 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। प्राचीन भारत के इतिहास में जो हम लोग अभी प्रागैतिहासिक काल सबको देख रहे थे, इससे टोटल 42 प्रश्न हैं। और 42 प्रश्न क्या है, हर एक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक भी प्रश्न को स्किप मत करिए। और इसका एनालाइज जो दिया हुआ है, एनालिसिस जो यहाँ पे किया हुआ है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, ताकि आपको क्या है ना कि आगामी परीक्षाओं में अगर आप बैठते हैं और इतिहास के प्रश्न अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो लगभग फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ना इतिहास के इसी से रहते हैं। ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अगर यहाँ पर अच्छे से ध्यान दोगे तो। ठीक है। आप बीपीएससी के स्टूडेंट हो, बिहार दरोगा के स्टूडेंट हो, या फिर आपको बिहार कांस्टेबल अभी मध्य निषेध वाली परीक्षा भी होने वाली है, तो वो सब के भी अगर आप स्टूडेंट है ना, बैंक, एसएससी, रेलवे, जिस सभी के स्टूडेंट हैं आप, तो जीएस में सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इतिहास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, क्या थे वो? तो वो जो है ना भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। ठीक है। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिक सर्वे के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प क्या होगा? ए बी दोनों हो सकता है। ठीक है। वहां पे थोड़ा मिस कर दिया गया होगा, बट दोनों होगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया। ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा, लुबाक के द्वारा, टेलर के द्वारा, या फिर चाइल्ड ने? आप देखिए, अगर आपको पता है तो आप अपने चैट में बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बता दें, थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसने विभाजन किया था? थॉमसन ने विभाजन किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1918 और 1920 में एक आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन के
थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था पशुपालन का प्रारंभ? मैंने पढ़ाया भी था अभी पीछे, मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। आइए इसका एनालाइज देख ले। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। अगला प्रश्न जो है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। ठीक है, मध्य पाषाणिक जो काल है वहां पर पशुपालन के प्रमाण जो जहां पर मिले थे वह कौन सा स्थान है? तो आपको पता है वो कौन सा स्थान है? आदमगढ़ है। ठीक है, आदमगढ़ है। आदमगढ़ में हमें मिले थे मध्य पाषाणिक पशुपालन के प्रमाण। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन से चौपानी मांडो, ठीक है, काकाकोड़िया से, महदाहा से, सराय नहर राय से। तो बताइए कौन सा होगा सही ऑप्शन? महदाहा, सराय नहर राय, ये दोनों सही है। मध्य पाषाण कालीन महदाहा से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं, महदाहा से प्राप्त हुए हैं, लेखिया से प्राप्त हुए हैं, या चोपनी मांडो से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि सराय नहर राय से और महदाहा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? तो ये दमदमा से निकले हैं। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण देख लें हम। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदाहा तथा दमदमा का उल्लेखन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक की गई उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इस समाधान में 5 समाधान युग्म समाधान है और 5 समाधान में 3 मानव कंकाल एवं एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। आगे देख लेते हैं हम। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहां पर प्रारंभ हुई थी? ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी से। कहां से मिलता है? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो आपको बता दें ये प्राप्त हुआ था नर्मदा नदी घाटी से। इसका विश्लेषण तो आपने देख ही लिया है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, क्या था? तो वो था जौ। ठीक है, और ये जो है ना, कौन से परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है ये, तो ये आपका यहाँ नीचे वर्णित है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ नीचे बताया गया, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत रिपीट किया जाता है, बीपीएससी और बिहार दरोगा के द्वारा भी जो है इतिहास के प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसलिए इतिहास का अगर आप बात आए ना, तो इतिहास के टाइम पे आप पूर्वालोकन, घटना चक्र, इसको देखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया। ठीक है, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। ठीक है, अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव में उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ
ठीक है, सबसे पहले क्या, जो 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व से अधिक 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उपजाए जाने लगे। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो 12वां नंबर का प्रश्न है, आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, तो आइए इसको पढ़ती हूँ मैं, आप भी पढ़िए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपको पता है लेहरा देव से मिले, इसको हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, देखिए 2004 में पूछा गया, 2005 में भी पूछा गया, वही सेम एग्जाम है, बार बार रिपीट किया जाता है प्रश्न को। ठीक है, लेहरा देव से मिले थे। ठीक है, विश्लेषण पढ़ते हैं इसका। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लेहरा देव है। यहाँ पर क्या था, 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा, ठीक है, इलाहाबाद में है। मैंने आपको पीछे बताया था, माना जाता है उपयुक्त संदर्भ, और ये नीचे यही बताया गया है कि इसके अकॉर्डिंग वही वाला आंसर सही है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, इसका उल्लेख भी आपने देख ही लिया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपको बता दें ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए यूपीपीसीएस के मेंस में 2010 में पूछा गया, 2007 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए घटना चक्र, ये बताना अब मेरे लिए बार बार जरूरी नहीं है, आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, हो गया। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये जो वो स्थान है ना, ये स्थान है आपको मेहरगढ़। ठीक है, ये स्थान है मेहरगढ़। सोलहवां नंबर प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? देखिए बीपीएससी का भी प्रश्न रह चुका है, ये मेहरगढ़ से मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो स्थल कौन सा है? वो स्थल है मेहरगढ़। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आपको पता है बागौर में मिले, ये मैंने पीछे भी बताया था, इसका विश्लेषण आप देख लीजिए। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपको बता दें ये जो है ना ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या फिर कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरे हुए हैं। तो ये जो है ना 1, 3 और 4 करेक्ट है। ठीक है, आपका आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषि एवं पशुपालक थे। ठीक है, वे गेहूं जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम तंबवती भी मिलता है, जिसे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था, जहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी हुई है, इसलिए सब ये 1, 3 और 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो आपको पता है ये कौन सा स्थान है? ये है मेहरगढ़।
बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब है क्या फ्रेंड्स, नवदा टोली। नवदा टोली के बारे में मैंने आपको पीछे भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो नवदा टोली जो है, इसका उत्खनन किसने किया था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। तो बताइए किसने किया था। HD संकालिया, मेरे ख्याल से। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। HD संकालिया मैंने पीछे भी बताया था। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, मुझे पढ़ाना जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने पीछे भी इसको बताया है। ठीक है, आइए आगे देख ले। नवदा टोली किस राज्य में है, तो आपको बता दें नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। ठीक है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत के शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, ठीक है, कैर्न सर्किल, डेलमेन, अम्ब्रेला, सिस्टोन हुड, सिस्टोन, कंदराएं या मेहिर। राख का टीला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। आपको बता दें ये कहां से संबंधित है, संगनकल्लू से। कहां से, संगनकल्लू, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल है, जिसको हम लोग क्या राख का टीला कहते हैं। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है और यहाँ पर आपको क्या है, रॉक पेंटिंग है। ठीक है, रॉक पर यहाँ पर पेंटिंग बनाया हुआ है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला से के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है फ्रेंड्स, ये है आपको, ये है भीमबेटका। कौन सा है, भीमबेटका। ठीक है, ये है आपको भीमबेटका। भीमबेटका आप देख रहे हैं, ठीक है, भीमबेटका देख लिया आपने। आगे अगर हम देखें तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ स्थित है, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका जो है ना, प्राचीन इतिहास का जो ये प्रागैतिहासिक काल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शैल चित्र मतलब पत्थरों पर यहाँ पेंटिंग बनी हुई है, रॉक पेंटिंग है। ठीक है, इसी को देखिए घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है इसी से। MPPCS में भी पूछा गया था, UPPCS में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो ये कौन थे, ये थे VS वांगक्कर। कौन थे, VS वांगक्कर। और ये जो भीमबेटका कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और आपको मैंने पीछे भी बताया था और अभी भी बता देती हूँ कि यूनेस्को ने इसको क्या किया, विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है भीमबेटका शैल चित्रों को। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की, तो आपको पता है श्री विष्णुधर वांगकर ने। ठीक है, श्री विष्णुधर, एक मिनट, हाँ, विष्णुधर वांगक्कर ने। ठीक है, विष्णुधर वांगक्कर। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, हस्तिनापुर में। कहां पर, हस्तिनापुर में। ठीक है, आइए आगे देख ले। गंगा यमुना दोआब के सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृतभांड संस्कृति, ठीक है, कहा गया है। BB लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृतभांड पात्र किया था, गैरिक मृतभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। ठीक है, ताम्राशम
काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मैंने आपको इसके बारे में पीछे भी बताया है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। इसका एनालिसिस आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो आपको पता है ये बुर्ज होम है। और ये जो प्रश्न है ना, सीधे सीधे एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में मैंने बताया है, एनसीईआरटी से प्रश्न है सीधा सीधी। आप अपने देख लीजिए इसके साथ साथ कि एनसीईआरटी का भी कितना योगदान है आपके, आप जो आपका जो एग्जाम में पेपर होता है ना, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें एनसीईआरटी का कितना योगदान है ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये बुर्ज होम है। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट है ये, ठीक है। और यहाँ से गर्तावास भी प्राप्त हुए हैं। गर्तावास भी यहाँ की मुख्य विशेषता है। गर्तावास मतलब क्या? गड्ढे वाले घर, गड्ढे में अंदर घर बनाया जाता था, उसको बोलते हैं गर्तावास। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? आपको पता है ये बुर्ज होम है। गर्तावास का साक्ष्य कहां से मिला है? बुर्ज होम से मिला है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। तो बुर्ज होम आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। तो बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर बिल्कुल नहीं, ठीक है। चंद्र केतुगढ़, टेराकोटा कला और गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। तो आइए आगे देखिए, इसका हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा है बट इसको हम लोग देख लेंगे। बुर्ज होम नामक नव पाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इस पुरास्थल की खोज कब हुई थी? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल में गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और चंद्रकेतुगढ़ में आपको पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? आप देख रहे हैं ऊपर टेराकोटा कला, और गणेश्वर क्या है? गणेश्वर से क्या? ताम्र कलाकृतियां प्राप्त हुई है, ठीक है। क्या प्राप्त हुई? गणेश्वर है कहाँ? गणेश्वर राजस्थान में, आप इसको याद रखेंगे। और चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और बुर्ज होम ये है आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस स्थलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहां से मिले हैं? ये लेखिया से मिले हैं। कहां से मिले हैं? लेखिया से। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र में लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हाल में है तथा अधिकांश क्षत विक्षित अवस्था में पाए हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है, ठीक है। आइए हम देख लें अपना अगला प्रश्न। 39 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ए तथा दूसरे का कारण, एक मिनट, कौन सा कथन जो है आपको ए और आर वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका अभिकथन दिया हुआ है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया और इसका कारण दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चलन था। आपको पता है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? आपको बताना है किसका संलग्न कार्यालय है। तो ये संस्कृति का संलग्न कार्यालय है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को मैंने पीछे भी बताया है आपको। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो आपको बता दें ये भोपाल में है, ठीक है। इसके बारे में आगे थोड़ा देख ले।
भारतीय मानव संग्रह सॉरी एक मिनट राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, तो हमने इस 42 प्रश्नों को देख लिया है और कल हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का जो शॉर्ट नोट्स हमारे पास है हम उसको पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम कल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज के वीडियो में हमने पढ़ा है, एक मिनट, पाषाण काल को। क्या पढ़ा है? पाषाण काल को पढ़ा है और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे ज्योग्राफी वाले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और ज्योग्राफी का आज क्लास 2 है, तो फटाफट से उस क्लास में भी जुड़ जाइएगा। मैं आपको अभी ही बता दे रही हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाती है, प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट घटना चक्र हम करवाने वाले हैं, बिल्कुल अपडेटेड घटना चक्र। ठीक है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको स्किप नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको स्किप नहीं करना है। आप कहीं से ही पढ़ो लेकिन इसको स्किप मत करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ो, लेकिन आपको कहीं से भी पढ़ना है पढ़ो, आपके पास है तो पढ़ो, वीडियोस देखो, लेकिन स्किप मत करना बच्चे। स्किप करने की जरूरत नहीं है। इतिहास के मामले में तो आप घटना चक्र को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। बीपीएससी भी इतिहास में रिपीटेड क्वेश्चन करती है। रिपीटेड क्वेश्चन अगर ना करें ना तो रिपीटेड टॉपिक जरूर होता है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के नीचे आप देख रहे हो कि एनालिसिस है, तो उस ऑब्जेक्टिव का कितना ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही रहा है, उसके नीचे एनालिसिस से और भी बहुत सारे नए नए प्रश्न आपको जानने को मिलेंगे, इसलिए इसको स्किप मत करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपको सफलता पाना है, सफलता पाते रहिए। धन्यवाद।